हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे नंबर 17 और हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें क्लास 8 की एनसीईआरटी का आज है पहला दिन। तो हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटीज़ फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेसिकली। और बेसिकली तो हम सीटेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, उसके ये भी पेपर आ रहा है उसके लिए मैं बढ़ा रही हूँ आपको। लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगी, है ना। बच्चों के अंदर फोबिया रहता है कि मैम हमने नहीं किया, अब हम कैसे करेंगे, और एक्सक्यूज़ देते हैं कि इसलिए हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो वो जो एक्सक्यूज़ है वो ख़त्म करने का टाइम आ गया है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का टाइम है, क्योंकि पेपर आने में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे चैनल पर और भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप जाके बीएड एमएड के नोट्स भी गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सीटेट वगैरह के चेक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो देखो, नाम है सब्जेक्ट चैप्टर का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है और नई यूरोपियन पावर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर अब आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक कंपनी आती है और वो किस तरीके से इंडिया के अंदर अपनी पावर इस्टेब्लिश करती है। वो आती तो ट्रेड करने के लिए है, लेकिन आकर के क्या हमारे ऊपर इतने साल तक रूल करके चली जाती है। ठीक है, तो व्यापार करने आई और हमारे ऊपर रूल करके चली गई, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो किस तरीके से उन्होंने इंडिया के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, दैट वी आर गोइंग टू सी थ्रू इन दिस चैप्टर। तो भाई औरंगज़ेब है, हमने पहले भी देखा कि जो औरंगज़ेब था वो अगर लास्ट मुग़ल एम्परर था जो कि बहुत ही पावरफुल था। औरंगज़ेब ने इंडिया की ऑलमोस्ट बहुत सारी टेरिटरी को कवर कर रखा था, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं। और जब डेथ हो गई, औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 में, तो बहुत सारे मुग़ल गवर्नर्स जो थे, बड़े बड़े ज़मींदार जो थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और रीजनल किंगडम्स जो हैं वो बना लिए। हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी में ये देखा था, है ना। तो मतलब हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि जैसे ही लोगों को लगता है कि राजा वीक हो रहा है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, जो मुग़ल गवर्नर्स थे उन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो जैसे जैसे रीजनल किंगडम्स जो हैं इंडिया के अंदर इमर्ज होते हैं, अब दिल्ली जो है वो एक इफ़ेक्टिव सेंटर की तरह काम नहीं कर पा रहा। इससे पहले हमने देखा था कि जो दिल्ली है, दिल्ली से पूरी हुकूमत हो रही है, पूरी सल्तनत जो है वो दिल्ली से चल रही है, लेकिन अब दिल्ली इतना इम्पॉर्टेंट रह नहीं गया था। ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ तक हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक नई पावर इमर्ज हो रही है ना। हमने पहले देखा कि दिल्ली सुल्तान्स आए, मुगल्स आए, कैसे कैसे पावर आई, और अब हम देख रहे हैं एक नई पावर इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही है, दैट इज़ नोन एज ब्रिटिश। ठीक है, आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश थे वो सबसे पहले एक व्यापार करने की कंपनी के तौर पर आए थे, है ना। और उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि हमें टेरिटरीज एक्वायर करनी है, लेकिन फिर भी वो इंडिया के ऊपर इतने साल तक रूल करके जाते हैं। आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश 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 हम बात करते हैं, तो वो किस तरीके से बने, दैट वी विल सी थ्रू। ठीक है, तो ये फ़ोटो आप देखेंगे एक बार, ये बहादुर शाह जफ़र की फ़ोटो है। ये औरंगज़ेब के बाद कोई भी ऐसा पावरफुल रूलर जो है मुग़ल एम्पायर का रहा नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता था कि मुग़ल एम्पायर जो है, मुग़ल एम्परर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जब 1857 का युद्ध होता है तो बहादुर शाह जफ़र के पास ही लोग जाते हैं कि आप आइए, आप हमारा लीडर बनिए। ठीक है, चलो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अब हम शुरू करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आती है। ठीक है, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रिटिश आइलैंड है, ये हमें मैप दे रखा है, दिस इज़ ब्रिटिश आइलैंड। यहाँ से केप ऑफ गुड होप है, ये इस जगह अफ्रीका होते हुए और ये लोग आते हैं। ठीक है, ये लोग हमें कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। इनको हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये आ रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर इंडिया आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे 1600 के अंदर, 1600 के अंदर ईस्ट एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है, अब कहानी की तरह सुनो, है ना। 1600 के अंदर
एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी होती है जो बिजनेसमैन लोगों की कंपनी होती है। वो कंपनी एक वहाँ की जो रानी है क्वीन एलिजाबेथ वन, उनसे चार्टर लेती हैं। चार्टर मतलब उनसे मान लो एक तरीके से कि साइन करा लेते हैं, एक पेपर है उस पर क्वीन एलिजाबेथ जो है वो उनको साइन कर देती हैं और कह देती हैं कि ईस्ट में जाने के लिए, मतलब जो भी ईस्ट में जाने, ईस्ट के साथ ट्रेड करने का इकलौता अधिकार इसी कंपनी के पास है। ठीक है, देखो ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश का ईस्ट क्या हुआ ये है ना, तो इन्होंने इस एरिया के लिए कह दिया कि यहाँ पे जो भी ट्रेड करेगा, जो भी व्यापार करेगा ब्रिटिश के साथ, जो भी करेगा वो कौन करेगा, वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि इससे क्या हुआ कि अब इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटिश से कोई और कंपनी नहीं आ सकती जो इनसे कंपटीशन करे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कोई और कंपनी इंग्लैंड में नहीं बन सकती जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉम्पीट कर सके। ठीक है, इस चार्टर के साथ ही कंपनी जो है वो इस चार्टर में लिखा था कि भाई कंपनी ओशियंस तक जा सकती है, मतलब किसी भी ओशन में जा सकती है, नई लैंड देख सकती है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ कर सकती है जहाँ से वो कुछ ऐसी चीज़ें खरीद पाए जो कि सस्ती हैं, चीप प्राइस में जो खरीदना चाहती है वो खरीद सकें और लौट करके यूरोप को ले आएँ। यूरोप में लाकर वो महंगे बेचना चाहती हैं तो वो बेच सकती हैं, है ना। तो अब क्या है, अब कंपनी के पास कोई फियर तो है नहीं, कोई डर तो है नहीं कि वो किसी से कंपटीशन है, तो वो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so they could buy cheap and sell dears। ठीक है, तो जो भी कंपनीज थी ना वो अब सस्ते में खरीद रही थी इंडिया जैसे कंट्रीज से, और यूरोप में जाके खूब महंगा बेच रही थी और प्रॉफिट कमा रही थी। ठीक है, मर्सेंटाइल क्या होता है, मर्सेंटाइल इज अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड, है ना। मर्सेंटाइल होता है ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार जो अपना प्रॉफिट कैसे कमाता है, ट्रेड करके, कि चीज़ सस्ती खरीदी महंगी बेची इस तरीके से, तो उसे मर्सेंटाइल कहते हैं। पूछ लेता है मर्सेंटाइल। ठीक है, देन वी हैव द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। ठीक है, लेकिन अब इंग्लैंड से तो कोई कंपनी नहीं आ सकती थी इंडिया में, लेकिन और भी तो कंट्रीज़ हैं वहाँ की कंपनी तो आ सकती थी। तो वही हुआ, और जो कंपनीज थी वो इंडिया के अंदर अब आ रही थी। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड इंडियन ओशन, द पोर्टुगीज हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जब तक ये लोग आ रहे थे, ब्रिटिशर्स आ रहे थे, उससे पहले ही इंडिया में पोर्चुगीज़ आ चुके थे। पोर्चुगीज़ पुर्तगाली जो थे, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली ही थे, पोर्चुगीज़ ही थे जो इंडिया के अंदर आए थे। तो जब तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आती, उससे पहले ही पोर्चुगीज़ जो हैं वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर आ चुके हैं, और इन्होंने अपना बेस बनाया कहाँ, गोवा के अंदर। याद रखेंगे हम, पोर्चुगीज़ का बेस कहाँ था, गोवा के अंदर था। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इनफैक्ट इट वाज वास्को डे गामा। ठीक है, हम सबको इसका नाम पता है, और अगर नहीं पता है तो यू शुड चेक योर नॉलेज फर्स्ट। ठीक है, तो वास्को डे गामा है, एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर है जिसने सी रूट इंडिया के लिए डिस्कवर किया 1498 में, है ना। तो अर्ली 17वीं सेंचुरी की बात है। जो डच हैं वो भी इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में आकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमें फ्रेंच भी इंडिया के अंदर दिखते हैं। तो कौन कौन इंडिया के अंदर आ रहा है यूरोप से, पोर्चुगीज़ आ रहे हैं, आपके डच आ रहे हैं, आपके फ्रेंच आ रहे हैं, आपके ब्रिटिश आ रहे हैं, है ना। क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, तो याद रखेंगे, है ना। तो लिख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन पहले आया था। ठीक है, द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। भाई दिक्कत क्या थी सारी कंपनीज के साथ, दिक्कत यही थी कि सब लोग एक ही चीज़ खरीदना चाहते थे। क्या खरीदना चाहते थे, इंडिया के अंदर फाइन क्वालिटी की कॉटन, कॉटन बहुत अच्छी थी, सिल्क बहुत अच्छी थी, है ना, और बहुत ही बड़ा मार्केट था यूरोप का, है ना। मतलब यूरोप में कॉटन और सिल्क बहुत चाहिए होती थी, और यही लोग ये चीज़ें खरीद के ले जाते थे। उसके अलावा पेपर हो गए, क्लोव्स हो गए, कार्डमम, सिनेमन, ये सब इंडिया से बहुत ज़्यादा खरीद के ये लोग लेके जाते थे। तो जो कंपटीशन था इन्हीं यूरोपियन कंपनीज़ के अंदर था, और इसीलिए प्राइस जो है अब इनके बहुत बढ़ते जा रहे थे। क्यों, क्योंकि
इंग्लैंड से तो कंपनी नहीं आई कोई जो कंपटीशन करे इनके साथ, लेकिन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से कंपनीज आ गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस जो है कमोडिटीज़ के वो बढ़ने लगे। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। अब इनके पास एक ही चीज़ बचती है कि अब हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, कैसे फ्लरिश कर सकते हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है हम उसे ही हटा दें, है ना। तो ये जो मार्केट को सिक्योर करने वाली बात थी, इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में अब बैटल होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी कंपनीज के बीच में। ठीक है, तो कैसे लड़ाइयाँ होती थी, अब ऐसा तो था नहीं कि थप्पड़ मार दिया ये कर दिया, ऐसा नहीं होता था। शिप एक दूसरे की डुबा देते थे ये लोग, है ना, कि शिप आ रही है, या जो जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया, या जो राइवल शिप है उसको रोक लिया। इस तरीके से ये लोग करते थे, है ना। तो उनके दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। ये तो हो गया कि भाई इससे पहले क्या हो गया कि एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि इन सब से बचने के लिए अब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। बचाएंगे कैसे, अपना जो भी जहाँ रहते हैं उसको फोर्टिफाई करें, मतलब चारों तरफ उन्होंने एक फेंसिंग कर दी कि जैसे मान लो कि बाउंड्री वॉल बना दी, कि फोर्टिफाई कर दिया किसी सेटलमेंट को, है ना। तो उससे क्या हुआ, अब लोकल भी तो लोग राजा रह रहे हैं यहाँ पे, अब लोकल राजा भी इनसे नाराज़ हो गए। तो इस वक्त पे कंपनी को बहुत दिक्कत हो रही है कि अब ट्रेड और पॉलिटिक्स को कैसे अलग किया जाए, है ना। अब कैसे किया ये देखते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो ब्रिटिश है, वो ट्रेड शुरू करती है कहाँ, बंगाल के अंदर। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ बनाई जाती है, रिवर हुगली, 1651, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स। ठीक है, तो ये बेस था उस वक्त हुगली पे, और यहाँ से ही इनकी सारी ट्रेडिंग जो है हमें देखने को मिलती है। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। फैक्ट्री के पास वेयर हाउस था जहाँ पे गुड्स जो है उनको एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना। मतलब जो भी एक्सपोर्ट करना होता था उस सबको ये लोग यहाँ पे स्टोर कर लेते थे। यहाँ पे ऑफिस होते थे, है ना, जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, और जैसे जैसे ट्रेड जो है वो एक्सपेंड हो रही थी, कंपनी जो है उसने अब क्या करना शुरू किया, उसने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कहा, जो भी उनके व्यापारी थे, जो भी ट्रेड कर रहे थे, उनसे कहा कि अब आप फैक्ट्री के आसपास ही अपने आप को सेटल कर लीजिए। ठीक है, तो बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो अब जहाँ पर ये लोग रह रहे थे उसके आसपास इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना इंडिया के अंदर शुरू कर दिया। 2 साल के बाद, इसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने जो भी मुग़ल ऑफिशियल्स थे ना उनको पैसे दिए, और पैसे देके उनसे क्या किए, कंपनी को ज़मींदारी राइट्स, मतलब ज़मीन 3 गाँवों के इन्होंने ज़मींदारी राइट्स ले लिए, है ना। 3 गाँव के ज़मींदारी राइट्स ले लिए। इसमें से पहला था कालीकता, जिसको आज अब कैलकाटा या कोलकाता कहते हैं। और ये किसके फरमान पे हुआ था, मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब था, इसने ही फरमान ग्रांट किया था कि कंपनी जो है, उसने ही फरमान जारी किया था कि जो कंपनी है उसको राइट है कि वो ट्रेड कर ले ड्यूटी फ्री, बिना किसी टैक्स के आप ट्रेड कर लें। कितनी बड़ी गलती औरंगज़ेब ने यहाँ पर की थी, जिसका जो हर्जाना है वो भरना पड़ा इंडिया को इतने सालों तक। तो औरंगज़ेब जो है उसने ही फरमान जारी किया कंपनी के लिए कि आप इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फरमान किसने जारी किया था। सो इट वॉज औरंगज़ेब। कंपनी ने कंटिन्यूसली ट्राई किया कि फॉर द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कंपनी ने खूब कोशिश की कि कंसेशन मिले उनको, और जो भी प्रिविलेजेस हैं मतलब उनको और चाहिए थे, वही है ना, जितनी चीज़ें होती हैं उससे भी ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो औरंगज़ेब का फरमान जो था वो सिर्फ अभी इसी चीज़ के लिए आया था कि आप ट्रेड कर लें ड्यूटी फ्री। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे ना कंपनी के, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, मतलब कंपनी तो ट्रेड कर ही रही थी और उसके अलावा खुद भी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, उनसे कहा था, उनसे उम्मीद थी कि वो लोग ड्यूटी पे करें। कंपनी अगर व्यापार कर रही है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन प्राइवेटली कोई अगर व्यापार कर रहा है तो उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी, है ना। और ये जो प्राइवेट ऑफिशियल्स थे इन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं पे करेंगे, और जिसकी वजह से बंगाल को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में लॉस होते हुए हमें दिखता है। ठीक है, अब लॉस हो रहा है तो क्या होगा, नवाब जो हैं वहाँ के बंगाल के, वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है,
चलो, तो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। तो अब ये जो व्यापार था, अब इसने कॉन्फ्लिक्ट और बैटल्स कैसे स्टार्ट करा दिए। दो अर्ली 18th सेंचुरी, जो अर्ली 18th सेंचुरी था, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में जो है इंटेंसिफाई होती है। कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में लड़ाई अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। और जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो बंगाल के नवाब कह देते हैं कि हम अब फ्री हैं, हम अब इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी भी सुपर पावर के अंडर में नहीं है, है ना। तो मुर्शिद कुली खान जो हैं सबसे पहले नवाब बनते हैं, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला जो हैं वो नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और उन्होंने मना कर दिया कि हम कंपनी को कोई भी किसी भी तरीके का कंसेशन नहीं देंगे, और उन्होंने कहा कि हमें कंपनी से लार्ज ट्रिब्यूट्स चाहिए, है ना। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप हमें पैसे दीजिए, आप हमें टैक्स दीजिए, है ना। और सब मना कर दिया। उन्होंने कहा आप किसी भी तरीके के कोई सिक्के मिंट नहीं कर सकते, एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और जो ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे ना, मतलब जो बाउंड्रीज़ बना रहे थे, उसके लिए भी ये लोग जो है, जो नवाब है, ये इनको रोक देता है। Accusing the company of deceit, they claimed that company was depriving the Bengal government। हाँ, तो मतलब ये है कि जो कंपनी है वो इनको कहती है कि आपने हमें धोखा दिया है, आपकी वजह से हमें जो रेवेन्यू है उसमें बहुत लॉस आ रहा है, ठीक है। तो इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। जो ब्रिटिश थे उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं टैक्स देंगे, है ना। और नवाब को और ऑफिशियल्स को बहुत ह्यूमिलेट करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। तो कंपनी जो है उसने अपने पार्ट पे डिक्लेयर कर दिया कि लोकल ऑफिशियल्स की जो भी अनजस्ट डिमांड है उसकी वजह से हमारी ट्रेड जो है वो बहुत अफेक्ट हो रही है, और हमारी ट्रेड तभी फ्लरिश हो पाएगी अगर हमें ड्यूटीज़ जो हैं हमारी रिमूव कर दिए जाए, है ना। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its forts। तो देखिए, तो अब कंपनी को लग रहा है कि अगर अब हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो हमें अपने सेटलमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, नए गांव खरीदने पड़ेंगे और अपने फोर्ट्स को दोबारा बनाना पड़ेगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना कंपनी में और नवाब के बीच में, इसी की वजह से एक बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो क्या होता है कि नवाब हैं बंगाल के, दैट इज़ अलीवर्दी खान, उनकी डेथ हो जाती है 1756 के अंदर। तो सिराजुद्दौला जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं। और कंपनी जो है, जिसको लग रहा है कि पावर, मतलब उन्हें ऐसा रूलर चाहिए जो उनके हाथों में पपेट बन के रहे, मतलब जैसा ये लोग कहें ब्रिटिश वैसा ही वो करें, है ना। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन सिराजुद्दौला नहीं माने, है ना। टू हेल्प, तो उन्होंने जो सिराजुद्दौला का एक हेल्प वाला पर्सन था उसको कहते हैं कि हम तुझे नवाब बना देंगे, तू हमारा साथ दे, है ना। तो सिराजुद्दौला जो हैं नाराज़ होते हैं और उनसे कहते हैं, कंपनी से कहते हैं कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में बीच में नहीं बोलेंगे, और आपको ना ही फोर्टिफिकेशन करना है और किसी भी और रेवेन्यू जो है आप हमें पे करेंगे। जब नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं तो नवाब जो है अपने 30,000 सोल्जर्स को लेके इंग्लिश की जो फैक्ट्री होती है कासिम बाज़ार में, उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनके वेयर हाउस को लॉक कर देते हैं, और जो भी इंग्लिश मैन है उनको उनके सब आर्म्स वगैरह ले लेते हैं, और ब्लॉकेटेड इंग्लिश शिप्स, और इंग्लिश शिप जो आ रहे जा रहे हैं उनके भी रास्ते ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद फिर ये कैलकाटा की तरफ जाते हैं, जिससे कि वहाँ जो कंपनी का फोर्ट है उस पर अपना कंट्रोल कर सके। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मद्रास में है, मद्रास का गवर्नर है, उसको पता चलती है कि कैलकाटा गिर चुका है, फॉल ऑफ कैलकाटा की बात पता चलती है, वो अपने नेवल फ्लीट्स को लेकर आता है कैलकाटा, और नवाब के साथ खूब सारे इनके नेगोशिएशंस होते हैं। और 1757 के में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कंपनी की आर्मी को लीड करता है अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो क्वेश्चन क्या बनता है, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, दोनों साइड से कौन कौन लीडर था, इधर से सिराजुद्दौला, इधर से रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो था यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाते हैं, और एक बहुत बड़ा रीज़न जो था सिराजुद्दौला के हारने का वो यही था कि जो नवाब की फोर्सेस थी उनको लेड कर रहा था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र जो है बाद में पता चलता है कि मीर जाफ़र ने तो कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि क्लाइव ने उसको थोड़ा बहुत रिश्वत वगैरह दे करके उससे कह दिया था कि मैं तुझे नवाब बना दूंगा, सिराजुद्दौला को मरवाने में तुम हमारी हेल्प करो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे नवाब हार जाते हैं, अदरवाइज़ नवाब शायद ना भी हारते। सो द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो बहुत फेमस बना। क्यों बना? क्योंकि ये ऐसा पहला विक्ट्री थी, इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी
वॉन इन इंडिया। कंपनी ने सबसे पहला वॉर अगर इंडिया में जीता तो वो बैटल ऑफ प्लासी ही था। तो अब जो सिराजुद्दौला हैं वो हार चुके हैं, है ना, और जो मीर जाफ़र है, जैसा कि प्रॉमिस किया था कंपनी ने, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अब मीर जाफ़र को गवर्नर जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो कंपनी जो है वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहती। वो अभी भी इस बैटल ऑफ प्लासी तक भी वो अभी ये चाह रही है कि हम अपना ट्रेड जो है उसको एक्सपेंड करें। अभी ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आना नहीं चाह रहे। ठीक है, इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। उन्होंने कहा अगर हमारा ट्रेड जो है एक्सपेंड हो रहा है ऐसे ही, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ों में पड़ें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को ये रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है कि लोकल रूलर्स को अपने उसमें लाना और फिर चीज़ें करना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना। और जो नवाब हैं, जिनको ये पपेट नवाब हैं, जो इनको ये लोग खुद बना रहे हैं, वो हमेशा ही हेल्पफुल नहीं रहते, क्योंकि भाई उनको भी अपनी ऑडियंस के सामने, अपने समाज के सामने अपनी डिग्निटी दिखानी है, सॉवरेनिटी दिखानी है कि हम किसी के अंडर में नहीं आ रहे, है ना। तो अब कंपनी क्या करेगी, तो जब मीर जाफ़र है, जिसको इन्होंने बनाया था, नवाब बनाया था मीर जाफ़र को, तो मीर जाफ़र क्या करता है, प्रोटेस्ट कर देता है कंपनी के अगेंस्ट में। और कंपनी क्या कर देती है, कंपनी उसे उस पोस्ट से हटा देती है ना। भाई कंपनी ने बिठाया था, कंपनी ही हटा देती है, और उसकी जगह पे किसको बिठाती है, मीर कासिम को। ठीक है, याद रखना, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम। ठीक है, और जब मीर कासिम कंप्लेन करता है, तो मीर कासिम जो कंप्लेन करता है, और फिर दोबारा से एक युद्ध होता है, बैटल होता है, जिसका नाम है बक्सर 1764 का, और फिर मीर कासिम को बंगाल से हटा दिया जाता है। किसके बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, और फिर से किसको नवाब बनाया जाता है, मीर जाफ़र को। तो समझ में आ रही है बात। सबसे पहले कौन था, सिराजुद्दौला, फिर कौन बना, मीर जाफ़र, फिर मीर जाफ़र को हटाया, कौन बना, मीर कासिम, फिर मीर कासिम को हटाया, फिर दोबारा से कौन बन गया, मीर जाफ़र। ठीक है, दो बात और याद रखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ था, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मीर जाफ़र को इन्होंने रीइंस्टॉल कर दिया, दोबारा से नवाब बना दिया। तो क्या था कि नवाब को 5 लाख रुपए एवरी मंथ जो है वो कंपनी को देने थे। ठीक है, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी। ठीक है, लेकिन कंपनी को तो भाई और पैसे चाहिए था। क्यों, क्योंकि वॉर चल रहा है, इन लोग के वॉर चल रहे हैं, उनको फाइनेंस करना है ना, और जो ट्रेड है उसकी भी डिमांड्स को पूरा करना है, और भी बहुत खर्चे हैं वो पूरा करने हैं। तो इनको था कि अब हमें और टेरिटरीज एक्वायर करनी पड़ेंगी, और रेवेन्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो बाय द टाइम मीर जाफ़र, उसके बाद जो है 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है। अब कंपनी का मूड क्या है, बदल चुका है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमने पपेट नवाब के साथ काम कर लिया, लेकिन अब नहीं, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स। अब नवाब हम खुद बनेंगे। तो किसने कही थी ये बात, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्फ, क्लाइव ने कही थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, फाइनली 1765 के अंदर मुग़ल एम्परर जो है वो अपॉइंट करता है कंपनी को, मुग़ल एम्परर अपॉइंट कर रहा है कंपनी को क्या, एज द दीवान। दीवान किसका, प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। बंगाल का दीवान जो है वो कंपनी को पहली बार बनाया जाता है 1765 में, है ना। द दीवानी अलाउड द कंपनी, और इस दीवानी के अंदर क्या था, इसमें कंपनी को अलाउ किया जाता है कि आप बंगाल की जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं ना, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब कंपनी की जो मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई कि उनको पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, अब जो है अर्ली 18th सेंचुरी तक हम ये देखते हैं कि अब इनका ट्रेड जो है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। लेकिन इनको बहुत सारी चीज़ें भी क्या थी कि जो भी ये इंडिया से ख़रीद रहे थे गुड्स, वो किस में ख़रीद रहे थे, गोल्ड एंड सिल्वर से, जो कि ये इंपोर्ट करते थे, ब्रिटेन वहाँ से लाते थे, और उससे ही ये लोग चीज़ें खरीदते थे। क्योंकि इस वक्त पे क्या था, ब्रिटेन के पास ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जो वो इंडिया में सेल कर चुके हैं, तो फिर उन्हें यही चीज़ें लानी पड़ती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि आउटफ्लो जब गोल्ड का ब्रिटेन से होने लगा हुआ, तो वो जो हो रहा था वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमें कम होते हुए दिखता है। और जैसे ही इनको दीवानी मिलती है बंगाल की, जैसे ही दीवानी मिलती है, जो आउटपोर्ट हो रहा था, जो एक्सपोर्ट
इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से गोल्ड का, वो अब यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। तो नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस। तो अब जो रेवेन्यू इनको इंडिया में मिल रहा है, जो इंडिया से ही ये लोग कमा रहे हैं, उसी से अब इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो फुलफिल होते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू है इससे ये लोग क्या करते थे, कॉटन सिल्क ये सब खरीदते थे, अपनी कंपनी के जो ट्रूप्स थे उनको भी मेंटेन कर लेते थे, जो भी फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वो भी कर लेते थे, ऑफिसेस को भी, मतलब हर चीज़ ये लोग यहीं से कर रहे थे। अब ब्रिटेन से इनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिससे कि ये ट्रेड करें, यहीं से कमा रहे थे अब। ठीक है, अब कंपनी जो है, कंपनी के ऑफिशियल सब क्या बन गए हैं, नवाब्स बन गए हैं। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट मेंट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड ऑथोरिटी। मतलब अब इसका यही है कि अब कंपनी के पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा ऑथोरिटी है। बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स, ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब। ठीक है, अब क्या है, अब कंपनी में जितने लोग हैं ना, अब सब चाहते हैं कि हम भी नवाब बनेंगे, हम भी नवाब बनेंगे, हम भी नवाब बनेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, करप्शन होगा, है ना। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है तो एक्चुअल नवाब जो थे बंगाल को के, उनको उनकी लैंड वगैरह ये लोग ले लेते हैं, है ना। एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। तो जो भी उनके पैसे थे, पर्सनल गिफ्ट थे, वो सब ये लोग एज अ गिफ्ट ले लेते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपने आप से बड़ा खुश होता है कि भाई हम इंडिया के अब नवाब बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है मद्रास आया इंग्लैंड से 1743 में। जब 18 साल का था रॉबर्ट क्लाइव तभी इंडिया आ गया था। और जब 1767 में वो इंडिया को छोड़कर जाता है तो उसका जो पैसा है, उसके पास इतना पैसा अब हो गया है। इंटरेस्टिंगली जब वो गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाता है 1764 में, तो उससे कहा जाता है कि भाई आपको करप्शन जो है कंपनी का यहाँ से हटाना है। लेकिन जब 1772 में वो ब्रिटिश जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर ही चार्जेस लगाती है कि तुमने करप्शन किया है, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास इतनी वेल्थ आई कहाँ से, दैट मीन्स यू हैव डन सम काइंड ऑफ करप्शन। तो वही हुआ कि जिससे कहा आप करप्शन हटाएंगे, वो ही करप्शन कर रहा था इंडिया के अंदर। ऑल्दो उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर वो सुसाइड कर लेता है 1774 में। ठीक है, तो हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी। ऐसा नहीं था कि हर किसी ने पैसा कमा लिया था जितना क्लाइव में कमाया है। कुछ लोग कुछ जो गवर्नर से उनकी पहले ही डेथ हो जाती है, क्योंकि इंडिया में गर्मी है, यहाँ पे डिजीज़ हो रही थी, वॉर हो रहा था, है ना। तो हर किसी को हम नहीं कह सकते कि हर आदमी करप्ट और डिसऑनेस्ट था, है ना। वी कैन नॉट टैग एवरीवन। सो मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स। कुछ लोग थे कि वो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते थे और वो सिर्फ इतना कमाना चाहते थे जिससे कि वो ब्रिटेन में जा कर के जब वापस जाएं तो एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो वहाँ पर जी पाएँ। ठीक है, दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। और वो लोग जो कि वापस गए थे यहाँ से, उन्होंने खूब फ्लैशी लाइफ जो है वो जी थी। देवर कॉल्ड नवाब्स, उनको कहा जाता है नवाब्स, है ना। नवाब्स ऐसे क्यों लिखा है, मतलब इंग्लिश वर्जन है ये नवाब का। ठीक है, देन वी हैव कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब क्या है, अब हमने देख लिया इन्होंने नवाब बन गए हैं, अब कंपनी का रूल जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रोसेस को चेक करें ना, अगर एनेक्सेशन का इंडियन स्टेट्स का बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से 1857 के बीच में, तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। तो क्या देखने को मिलती है कि कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किसी भी टेरिटरी, अननोन टेरिटरी पे कभी नहीं किया। क्या किया उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ किए। बातों से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिकली उन्होंने लोगों को वीक किया, है ना। उन्होंने लोगों को पॉलिसीज़ से एनेक्स किया। मिलिट्री वॉर उन्होंने डायरेक्टली बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जब 1764 में हुआ तो कंपनी ने अपॉइंट किए रेजिडेंट्स। हर इंडियन स्टेट में इन्होंने रेजिडेंट्स जो हैं वो अपॉइंट किए। तो रेजिडेंट्स कौन होते थे, ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स होते थे ब्रिटिश के, और उनकी जॉब होती थी कि वो कंपनी के हित में काम करें। वो रहेंगे कहाँ, स्टेट में, जो रीजनल स्टेट्स हैं वहाँ रहेंगे, लेकिन किसके हित में काम करेंगे, कंपनी के हित में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि रेजिडेंट्स कौन होते हैं। सो थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो इन्होंने क्या किया, रेजिडेंट्स सेट कर दिए, अपॉइंट कर दिए कि आप वहाँ पर रहेंगे। सेट तो कर दिए, लेकिन अब क्या किया, इन्हीं के द्वारा इन लोगों ने क्या किया, इन
जो इंडियन स्टेट्स थे उनके इंटरनल अफेयर्स में जो है ये लोग इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन। ये लोग इवन ये भी बताने लगे थे कि अब तुम्हारी गद्दी पे कौन आएगा, राजा के मरने के बाद कौन आएगा, बताइए ब्रिटेन को क्या ज़रूरत थी, आप हमारे कौन हैं जो आप हमें बताएंगे। तो वही चीज़ है ना। तो कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सब चीज़ें ये लोग बताने लगे थे। ठीक है, कभी कभी और कई बार कंपनी ने एक पॉलिसी चालू की जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, सब्सिडरी अलायंस में इंडियन रूलर्स को अलाउ नहीं था कि वो अपनी खुद की आर्म्ड फोर्सेस रखें। सब्सिडरी अलायंस में यहाँ पे ये था कि कंपनी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी तुम्हें, बट हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। ठीक है, और अगर लेकिन सब्सिडरी फोर्सेस के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, पे करना पड़ेगा। और अगर वो पे नहीं कर पाएंगे, अगर जो राजा हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, इंडियन रूलर्स हैं, अगर वो पे नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं दे पा रहे फोर्सेस के लिए, तो उनकी टेरिटरी को ये लोग एज अ पेनल्टी ले लेंगे, है ना। तो जब रिचर्ड वेल्सले था गवर्नर जनरल, जो कि वो गवर्नर जनरल बना 1798 से 1805 में, उसने नवाब ऑफ अवध को फोर्स किया कि आप अपनी हाफ ऑफ टेरिटरी हमें देंगे टू द कंपनी इन 1801, जब वो सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पैसे नहीं दे पाए, है ना। हैदराबाद को भी इन्होंने बहुत फोर्स किया और उनको भी अपनी टेरिटरीज़ जो हैं वो इनको देनी पड़ी इसी सिमिलर ग्राउंड पे। ठीक है, अब हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कहा जाता है द टाइगर ऑफ मैसूर। Company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political and economic interest। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कंपनी जो है डायरेक्ट कोई भी मिलिट्री अटैक किसी के ऊपर नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो करती हुई हमें दिखती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो अब खतरे में है ना। और ये हम इसको समझेंगे कैसे, मैसूर को लेकर के समझेंगे। तो मैसूर जो है हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ। तो मैसूर जो है वो हैदर अली के अंडर में काफ़ी फ्लरिश करता है, और उनका बेटा है हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, इनके टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैसूर ने कंट्रोल किया था, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डमम। तो ठीक है, तो जो मालाबार कोस्ट था, कौन सा कोस्ट, मालाबार कौन सा कोस्ट है, गिव मी अ सेकेंड, ये इंडिया है, ये वाला कोस्ट इज़ मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो दिस इज़ मालाबार कोस्ट। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे। 1785 के अंदर टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट इंडिया से बंद कर दिया। 1785 में जो टीपू सुल्तान है उसने जो सैंडलवुड था, पेपर था, कार्डमम का, उसने कहा मेरे यहाँ के पोर्ट से कोई भी एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं होगा। और जो लोकल मर्चेंट्स थे ना, उनसे भी कहा कि आप कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, आप कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, और उसने क्या किया, एक क्लोज रिलेशनशिप बना दी, किसके साथ, जो अदर यूरोपियन पावर्स थी ना इंडिया में, फ्रेंच के साथ इसके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, और उनसे ही मिलके इसने अपनी जो आर्मी थी उसको भी बहुत मॉडर्नाइज कर लिया था। ब्रिटिशर्स को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने हैदर और टीपू को कहा, अटैक किया कि भाई ये तो बड़े एम्बिशियस हैं, एरोगेंट हैं, डेंजरस हैं, है ना। तो उन्होंने कहा अब इनको ज़रूरत है कि हमें इनको कंट्रोल करें और क्रश करें। तो 4 वॉर होते हैं इन लोगों के बीच में, 1767-69, 80, 84, 1992 और 1799 में। और वो लास्ट बैटल था, दैट इज़ बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, जहाँ पे कंपनी को विक्ट्री मिलती है। तो सोचो कि 4 वॉर इनसे लड़ने पड़ गए कंपनी को, तब जाके कंपनी को विक्ट्री मिलती है। तो कितने स्ट्रॉन्ग रूलर ये रहे होंगे। तो टीपू सुल्तान जो है उनकी डेथ होती है अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टनम को बचाते हुए, मैसूर को। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो मैसूर को जो है वो रखा जाता है जो वुडेयर्स डायनेस्टी है उसके अंदर में, और सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी जो थी वो भी इनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है। ठीक है, देन वी हैव वॉर विद द मराठा। यहाँ पर हम कंपनी का देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग मराठास के से लड़ाई करते हैं। हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी में देखा था कि मराठास बैटल ऑफ पानीपत होता है, वहाँ पर हारते हैं, है ना। और जो उनका सपना था दिल्ली से रूल करने का, वो भी टूटता हुआ हमें वहाँ पे दिखता है, वो हमने क्लास 7 में देखा था। ठीक है, तो जैसे जैसे लेट 18th सेंचुरी आता है, कंपनी अब सोचती है कि अब जो मराठा पावर है उसको भी कर्ब करने का अब टाइम आ गया है। ठीक है, मराठास जो हैं उनकी हार होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर। तो जो मराठास का ड्रीम था दिल्ली से रूल करने का, वो भी शैटर होता हुआ हमें दिखता है। मराठास हमने देखा था कि काफ़ी सारे डिफरेंट चीफ्स के अंदर में
ये लोग अपॉइंट होते हैं, दैट इज़ सरदार बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज़, जैसे कि सिंधिया से, होलकर से, गायकवाड़ एंड भोसले, है ना। और ये सब लोग एक कॉन्फेडरेसी, मतलब एक पेशवा होता था, उसके अंडर में ये लोग रहते थे। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मतलब जो ये जितने भी सरदार और सिंधिया होलकर थे, इनका एक हेड था जिसका नाम था पेशवा। पेशवा था जो कि पुणे में रहते थे। तो महादजी सिंधिया और नाना फडनीस जो हैं वो फेमस मराठा सोल्जर्स हैं और स्टेटमेंट्स जो हैं लेट 18th सेंचुरीज़ के, ठीक है। मराठाज वर सबड्यूड इन अ सीरीज़ ऑफ वॉर, मराठाज को बहुत सारे वॉर में काफ़ी सबड्यू किया जाता है। पहला वॉर होता है 1782 में, वो ख़त्म होता है और वहाँ से ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सालबाई में कोई भी क्लियर विक्टर हमें देखने को नहीं मिलता है। गिव मी अ सेकेंड, आई एम राइटिंग विद मी, आई विल बी मेकिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन NCERT 2 फॉर यू ऑल, है ना। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई हो रही है 1782 के अंदर और यहाँ पे कोई भी नो क्लियर विक्ट्री हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, फिर उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता हुआ हमें दिखता है और 1803-1805 में वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। ये भी डिफरेंट फ्रंट पे होता है, जिससे क्या होता है कि ब्रिटिश, जब ये सेकेंड एंग्लो वॉर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रिटिश जो है वो उड़ीसा को जीत लेते हैं और जो यमुना के नॉर्थ में जो टेरिटरीज़ हैं जैसे कि आगरा, दिल्ली, इन सबको ये लोग जीत लेते हैं। और फिर होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 के बीच में, और जहाँ पर मराठास पूरी तरह से क्रश कर दिए जाते हैं। पेशवा को रिमूव कर दिया जाता है और उनको बिठूर जो है, कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहाँ पर भेज दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आपको पेंशन मिलेगी। कंपनी के पास अब साउथ ऑफ विंध्यास की सारी टेरिटरीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया था, ठीक है। ये जो वॉर हैं ये आपको पता होने चाहिए, पेशवा को कहाँ भेजा था ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, अब हमें ये सब ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उससे हमें देख के ये पता चल रहा है कि अब कंपनी एग्रेसिव हो चुकी है। अब वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत हार्श तरीके से करना शुरू कर दिया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे, जो कि गवर्नर जनरल रहा, एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसको कहते हैं पैरामाउंटेंसी, है ना। अब क्या है, अब कंपनी क्लेम करती है कि हमारी जो अथॉरिटी है वो पैरामाउंट है, हम जो कहेंगे आप लोग वो करेंगे, हमारी पावर ग्रेट है, हमारी पावर बड़ी है इंडियन स्टेट्स की पावर से, है ना। और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने जस्टिफाई भी कर दिया कि हम आपको एनेक्स भी कर सकते हैं, और राजाओं को थ्रेटन भी कर रहे थे कि हम आपको एनेक्स कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से ये जो पावरफुल बन गई थी, इसी वजह से ये इंडिया में इतने साल रूल कर पाए। ये जो प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि भाई लोग देख रहे थे, ऐसा नहीं है। तो व्हेन द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश ने एक कित्तूर, कर्नाटक में एक जगह है, इसको एनेक्स करने की कोशिश की, तो रानी चन्नम्मा जो है वो आर्म्स लेती हैं और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट करती हैं। उनको ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं 1824 में और उनकी डेथ भी 1829 में जेल के अंदर ही हो जाती है। लेकिन रायना एक पुअर चौकीदार था, संगोली किटूर में एक चौकीदार था रायना, उसने फिर रेजिस्टेंस उठाया और लोगों के सपोर्ट के साथ मिलकर इसने काफ़ी सारे ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, है ना। लेकिन वो भी ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा जाता है और उसको भी हैंग कर देते हैं ये लोग 1830 में, ठीक है। रायना कौन था पता होना चाहिए आपको, कितूर से आया था, चौकीदार था, ये सब चीज़ें यू शुड नो, क्वेश्चन में ईजीली पूछ लेगा। अब इन द लेट 1830s में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो अब टेंशन उसको बढ़ रही है, किसकी, रशिया को लेकर के। इसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि रशिया शायद एशिया तक अपने आप को एक्सपैंड कर ले और इंडिया में भी आ जाए, है ना। इस फियर में रहते हुए अब ब्रिटिश चाहता था कि अब हम नॉर्थ वेस्ट को भी कंट्रोल करें, है ना। इन्होंने बहुत लंबा वॉर जो है अफ़गानिस्तान के साथ लड़ा 1838-1842 के बीच में, और एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहाँ भी इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। सिंध को टेक ओवर कर लिया 1843 में, और उसके बाद पंजाब को टेक ओवर किया। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, ठीक है। लेकिन कोशिश तो कर रहे थे पंजाब को कैप्चर करने की, लेकिन क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह वहाँ पर प्रेजेंट थे और वो इनको अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है 1839 में, 2 वॉर होते हैं सिख किंगडम के साथ, और 1849 के अंदर पंजाब को भी ये लोग एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और पॉलिसी आती है इनकी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो फाइनल वेव जो है एनेक्सेशन का, जो फाइनल हुआ ना कि अब इंडिया के अंदर पूरा ब्रिटिश एम्पायर बन चुका है, वो
इसी के अंदर हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो इस पॉलिसी को लेकर आते हैं। क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसकी पॉलिसी थी। तो ये गवर्नर जनरल थे। 1848 से 1856 तक ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसने ही पॉलिसी बनाई जिसको आपने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर ये था कि अगर कोई इंडियन रूलर, इंडियन राजा जो है वो विदाउट अ मेल हायर, उसका कोई बेटा नहीं होता अगर, तो उसकी जो टेरिटरी है वो अब कंपनी की टेरिटरी बन जाएगी, है ना। और इसी तरीके से इन्होंने कई सारी टेरिटरीज़ जो हैं इसी पॉलिसी से अपने यहाँ पे क्या की, एनेक्स कर ली। जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इनकी डेट्स भी याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाता है कौन कौन सी किस में एनेक्स की थी, ठीक है। तो फाइनली 1856 के अंदर कंपनी जो है वो अवध को भी टेक ओवर कर लेती है। और इस बार ब्रिटिश ने एक और आर्ग्यूमेंट ऐड किया कि दे वर ओब्लाइज्ड बाय द ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। मतलब इन्होंने कहा कि हम तो अवध को सिर्फ इसलिए एनेक्स कर रहे हैं क्योंकि जो नवाब है उससे लोग बहुत परेशान हो गए, तो अब हम रूल करेंगे। तो ये जो बड़ा ही ह्यूमिलेटिंग, भाई ऑब्वियसली ह्यूमिलेटिंग होगा, इन विच द नवाब को जिस तरीके से हटाया गया, इस बात से लोग बहुत नाराज़ हो गए। और 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें इन लोगों ने ब्रिटिश को अच्छी खासी जो है वो रेजिस्टेंस दी, ठीक है। ये हमें दिखाई दे रहा है अब कि अब क्या है, यहाँ ये जो रेड वाला पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल के अंदर पे है। तो सोचो कितना ज़्यादा इन्होंने अपना इस्टेब्लिश अपने आप को कर लिया, ठीक है। तो चलो नाउ लेट्स गो, ओके। अब क्या है, अब नया एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखो 3 वर्ड यहाँ पर आएंगे, पहले उनको समझ लेते हैं। काजी, काजी कौन होते हैं, जज। मुफ्ती, मुफ्ती कौन होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जूरिस्ट, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो कि गवर्नर जनरल हैं फ्रॉम 1773 से 1785 के बीच में रहते हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट फिगर रहे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि उन्होंने कंपनी का एक्सपेंशन करने में बहुत हेल्प की। उसके टाइम तक कंपनी ने पावर जो है वो एक्वायर की थी, बंगाल में भी कर ली थी, बट ऑल्सो इन बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पे पावर जो है एक्वायर कर चुके थे। तो ब्रिटिश टेरिटरी जो है वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड थी, जिसको हम कहते थे प्रेसिडेंसीज। जैसे आज इंडिया स्टेट्स में डिवाइड है ना, तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन्होंने डिवाइड कर रखी थी। तो 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी मेन, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और हर किसी को कौन रूल करता था, एक गवर्नर था, ठीक है। जैसे आज इतने सारे स्टेट्स हैं उनका एक सीएम होता है, तो ऐसे ही वहाँ पे एक रूल कौन करता था, गवर्नर। तो सुप्रीम हेड जो था एडमिनिस्ट्रेशन का वो था गवर्नर जनरल, है ना। और वॉरेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसने इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म्स जो हैं, रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया के अंदर लाए, ठीक है। 1772 तक आते आते एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश होता है। अब कहा जाता है कि जितने भी ज़िले हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट होंगे, एक होगी क्रिमिनल कोर्ट और एक होगी सिविल कोर्ट, ठीक है। मौलवीज और हिंदू पंडित्स को कहा कि आप अपने इंडियन लॉज को इंटरप्रेट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें होंगी, है ना। और जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे वो सिविल कोर्ट्स को क्या है, प्रिसाइड करते थे। क्रिमिनल कोर्ट्स जो थी वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर में थी, लेकिन सुपरवाइज कौन कर रहा था उनको, कलेक्टर्स कर रहे थे, ठीक है। हाँ चलो, अब लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि जो ब्राह्मण पंडित्स थे वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते थे लोकल लॉज का बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र हैं, तो वो लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते थे। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 के अंदर 11 पंडितों को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप हिंदू लॉज को क्या है, कंपाइल कीजिए। तो NB हेलहेड उन्होंने ट्रांसलेट किया इस डाइजेस्ट को इंग्लिश में। बाय 1778 एक कोड जो है मुस्लिम लॉ का वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। तो हिंदूज़ का भी और मुस्लिम्स का भी, इनके भी कोड को कंपाइल किया जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आती है 1773, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है, एक कोर्ट ऑफ अपील जो है वो ऑलरेडी सदर निज़ामत अदालत जो है वो कैलकाटा में थी, ठीक है। तो ये बातें सारी आपको पता होनी चाहिए। तो द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। इंडियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रिंसिपल फिगर था वो कलेक्टर था। और जैसा कि हमें टाइटल बताता है कि उसका काम क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, ठीक है। अब उसका जो ऑफिस था कलेक्ट्रेट, वो एक नया सेंटर ऑफ पावर बन चुका था इंडिया के अंदर। अब हमारा थोड़ा सा बचा है, ओके।
चलो, कंपनी की आर्मी। सो कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलोनियल रूल था ये इंडिया के अंदर बहुत सारे नए आइडियाज़ एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आया, रिफॉर्म्स लेकर आया, लेकिन इसकी जो पावर थी वो रेस्ट किस पे कर रही थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। मुग़ल आर्मी के पास कैवलरी थी, है ना, ट्रेंड सोल्जर्स थे, इन्फेंट्री थी, पैदल फुट सोल्जर्स थे, है ना, इनको आर्चरीज और इन सब में ट्रेनिंग दी गई थी, सॉर्ड कुक से खेलना उन्हें आता था, है ना। तो कैवलरी जो थी वो डोमिनेट कर रही थी आर्मी को, और मुग़ल स्टेट जो था डिड नॉट फील द नीड टू हैव लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री, और उनको ऐसा नहीं लगता था कि हमें बहुत ही प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री चाहिए। तो एक चेंज हम यहाँ पर देखते हैं 18th सेंचुरी के अंदर। मुग़ल सक्सेसर स्टेट ही तो थे अवध, इन लोगों से मुग़ल से ही तो इंडिपेंडेंट होकर अपना एम्पायर बनाया था इन्होंने। तो अवध जो था, बनारस जो था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीजेंट्स को आर्मी में अब रिक्रूट करना शुरू कर दिया था, और उन्हें एक प्रोफेशनल सोल्जर्स ये लोग बना रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड अडॉप्ट किया। जब रिक्रूटमेंट की बात आई, उन्होंने अब क्या किया, अपनी आर्मी खड़ी की, है ना, और उसको कहा सिपॉय आर्मी। सिपॉय आर्मी मतलब इंडियन वर्ड सिपाही से आता है ये, ठीक है। तो जैसे वॉरफेयर इनके पास तो टेक्नोलॉजी थी, तो 1820 से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो कैवलरी रिक्वायरमेंट्स जो थी कंपनी की वो अब डिक्लाइन हुई है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है वो बर्मा में उनकी फ़ाइट हो रही है, अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं, इजिप्ट में लड़ रहे हैं, तो फोर्सेस तो वहाँ लगी हुई हैं। तो सोल्जर्स जो थे कंपनी की आर्मी के, उनको ये लोग तैयार कर रहे थे कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए वो चेंज हो जाएं, ठीक है। देन अगर हम इसे कंक्लूड करें कि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बनी, और अराइवल जो था, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी नई 19th सेंचुरी के अंदर, उसने इस प्रोसेस को एड किया। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। स्टीम शिप रिड्यूस्ड, है ना, अभी तक क्या था, 6 से 8 महीने लगते थे आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो अब स्टीम शिप्स आ गए थे जिससे 3 हफ्ते करीब लग रहे थे आपको, है ना। तो 1857 में कंपनी जो है वो अपना डायरेक्ट रूल 1856 तक अपना डायरेक्ट रूल इंडिया के अंदर कर पा रही है। 63% ऑफ द टेरिटरी और 78% ऑफ द पॉपुलेशन को ये रूल कर रहे थे, और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और भी कंट्रीज़ में इनका हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। यही था इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पढ़ते रहिए। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।